30 जनवरी 1948 शाम के 5:17 नई दिल्ली का बिरला भवन हाउस। महात्मा गांधी जो देश और दुनिया के लिए अहिंसा का प्रतीक थे, प्रार्थना सभा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और तभी नमस्ते गांधी जी। The whole world was shocked by the news of Gandhi's assassination. जिस आदमी ने गोली चलाई वो कोई नासमझ नहीं था, ना ही कोई पागल। वो एक हिंदू राष्ट्रवादी पत्रकार था और उसका मानना था कि वो भारत को बचा रहा है। आज हम उसी सवाल को समझेंगे, नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, उसकी लॉजिक क्या थी और वो लॉजिक कहाँ टूटती है, क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हत्या गलत थी काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि एक पढ़ा लिखा इंसान इस नतीजे तक कैसे पहुंचा। नाथूराम गोडसे का नाम आज भी लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो उसे देशद्रोही और हत्यारा कहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो उसे देशभक्त और हीरो मानते हैं। लेकिन इन दोनों में से ज्यादातर लोगों ने एक काम नहीं किया, उसकी सोच को ठीक से समझने की कोशिश। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं समझ सकते एक पढ़ा लिखा इंसान इस हद तक कैसे पहुंच गया, तब तक हम यह भी नहीं समझ सकते कि वो कहाँ गलत था। आज इस वीडियो में हम गोडसे के हर एक आर्ग्यूमेंट को फैक्ट्स के सामने रखेंगे और देखेंगे वो टिकता है या नहीं। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 1910 पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां बचपन से धर्म और परंपरा का गहरा असर था। युवावस्था में आरएसएस से जुड़ाव और बाद में हिंदू महासभा का हिस्सा बना। वो अग्रणी नाम का एक हिंदू राष्ट्रवादी अखबार चलाता था, जहां वो अपने विचार लिखता था और लोगों को कन्विंस करता था। यह समझना जरूरी है कि गोडसे कोई आवेश में आया हुआ इंसान नहीं था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सालों तक एक आइडियोलॉजी को जिया है। 30 जनवरी 1948 उस पूरी सोच का आखिरी नतीजा था। एक ऐसा फैसला जो ठंडे दिमाग से लिया गया था, और उस सोच में क्या था आज हम वही समझेंगे। गोडसे के आरोपों को समझने से पहले एक और जरूरी सवाल, गांधी खुद हिंदू धर्म को कितना मानते थे, क्योंकि यही वो बुनियादी सवाल था जो गोडसे की गुस्से की जड़ था। गांधी एक गहरे हिंदू वैष्णव परिवार में पले बड़े थे। भगवत गीता उनकी आध्यात्मिक शब्दकोश थी। उनके अपने शब्दों में 57 साल की उम्र में खुद को अद्वैतवादी हिंदू कहते थे। वैष्णव जंतो जो भजन भारत में आज भी गाया जाता है, गांधी ने ही उसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया था। उनके साबरमती आश्रम में हर रोज यही भजन गाया जाता था। तो फिर गोडसे को गांधी से आपत्ति क्या थी? यही कि गांधी का हिंदू धर्म एक्सक्लूसिव नहीं था। उनका मानना था कि सभी धर्म सच्चाई तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। उन्होंने इंटरफेथ प्रेयर मीटिंग्स चलाई, जहां कुरान, बाइबल और गीता तीनों साथ में पढ़े जाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने दूसरे धर्मों से प्यार करके अपना हिंदू धर्म और व्यापक किया। और सबसे कंट्रोवर्शियल, उन्होंने रघुपति राघव राजा राम भजन में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम की लाइन ऐड की। यह मूल भजन में नहीं थी, गांधी ने इसे खुद ऐड किया। गोडसे की नजर में यह हिंदू धर्म का अपमान था और गांधी की नजर में यह हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत कि वो सबको समेट सकता है। गोडसे ने अदालत में एक बहुत लंबा बयान दिया था, जिसे भारत में दशकों तक छापने पर पाबंदी लगी थी। यह पाबंदी अपने आप में एक अलग कहानी है, जिसे हम फिर कभी देखेंगे। लेकिन उस बयान में गांधी पर मुख्य 3 आरोप लगाए गए थे। गोडसे का कहना था कि गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की, इसी कारण विभाजन हुआ और इसकी कीमत हिंदुओं को अपने खून से चुकानी पड़ी। और यहाँ अगर सच कहें तो उसके पास कुछ ठोस उदाहरण थे। पहला, 1919 का खिलाफत आंदोलन। यह एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था जो टर्की के ऑटोमन कैलिफ को बचाने के लिए चला था। इसका भारत की आजादी से कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी गांधी जी ने इसे अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया। अगर हम इसके पीछे की वजह देखें तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए सपोर्ट किया था, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग नेशनल मूवमेंट तभी बनेगा जब हिंदूज और मुस्लिम्स एक साथ आएंगे। खिलाफत इशू उस वक्त मुस्लिम्स के लिए एक इमोशनल और रिलीजियस मैटर था, इसीलिए गांधी जी ने सोचा अगर कांग्रेस उनका सपोर्ट करेगी तो मुस्लिम्स भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिवली जुड़ेंगे। और रही बात पार्टीशन की, तो पार्टीशन का आखिरी फैसला कहाँ हुआ था? माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना के बीच। गांधी उस मेज पर थे ही नहीं। गांधी ने खुद पब्लिकली विभाजन का विरोध किया था। उन्होंने कहा था पाकिस्तान उनकी लाश पर बनेगा। तो सच ये है, खिलाफत और पार्टीशन के मामले में गोडसे के सवाल लेजिटिमेट हैं और उन्हें नकारा नहीं जा सकता, लेकिन विभाजन के लिए गांधी को जिम्मेदार ठहराना ये तथ्यों से परे है। यह मामला सबसे ज्यादा मिसप्रेजेंट किया जाता है दोनों ही तरफ से। पहले इसकी पूरी कहानी समझते हैं।
जब भारत और पाकिस्तान बने तो अनडिवाइडेड इंडिया के कुल कैश रिजर्व लगभग 375 करोड़ रुपए थे। दिसंबर 1947 के एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट में तय हुआ पाकिस्तान का हिस्सा 75 करोड़ रुपीस होगा। इसमें से 20 करोड़ रुपए पहले ही 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान को दे दिए गए थे। बाकी के जो 55 करोड़ रुपए बचे थे उन्हें भारत ने रोक लिया था, क्योंकि अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला करवाया। इसके बाद इंडिया ने वो 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। सरदार पटेल का तर्क था कि जब पाकिस्तान हमसे लड़ रहा है तो हम उसे पैसे क्यों दें। 12 जनवरी 1948 को गांधी ने अनशन का ऐलान किया। उनकी मुख्य मांग थी दिल्ली में सांप्रदायिक शांति, लेकिन उसी दिन उन्होंने माउंटबेटन से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें समझाया कि 55 करोड़ रुपए ना देना अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन है। गांधी ने यह बात मान ली और 55 करोड़ रुपए की पेमेंट उनकी मांगों में शामिल हो गई। 15 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपए देने का फैसला किया और 3 दिन बाद 18 जनवरी को गांधी जी ने अनशन तोड़ा। अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, जो कि गांधी का नजरिया था, तो उनका मानना था कि भारत का ट्रीटी तोड़ना नए नए आजाद हुए भारत की छवि पर पूरी दुनिया के सामने गलत प्रभाव डाल सकता था। और गोडसे ने गांधी पर तीसरा और सबसे भावनात्मक आरोप ये लगाया कि गांधी का झुकाव हमेशा मुसलमानों की तरफ रहा और उन्होंने कभी हिंदुओं का साथ नहीं दिया। यहाँ रिकॉर्ड देखना जरूरी है, क्योंकि 1946 नोआखली बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगे फैल गए, जिसके विक्टिम्स मोस्टली हिंदू ही थे, जिनको बचाने के लिए गांधी जी 77 साल की उम्र में पैदल गांव-गांव घूमे। उन्होंने वहां महीनों बिताई सिर्फ हिंदुओं की रक्षा करने के लिए। और सेम ईयर 1946 कलकत्ता दंगों में भी गांधी ने अनशन किया, और उस अनशन में कलकत्ता में जहां हजारों लोग मारे जा रहे थे, चमत्कारिक रूप से शांति ला दी। माउंटबेटन ने इस बात पर कहा था कि गांधी जो कर रहे हैं वो 50,000 सैनिक भी नहीं कर सकते। ऐसे न जाने और कितने इंसिडेंट्स हैं जिन्हें देखने के बाद हमें पता चलता है कि गांधी जी बिल्कुल निष्पक्ष थे, और हिंदू विरोधी तो वो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व का प्रचार किया। और जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो उनके आखिरी शब्द में भी उन्होंने भगवान को याद किया। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया है कि 30 जनवरी 1948 को होने वाला हमला पहला हमला नहीं था, यह 5वां हमला था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 10 दिन पहले 20 जनवरी को उसी बिरला भवन में, उसी प्रार्थना सभा में एक बम फेंका गया था। उस हमले में मदन लाल पहवा पकड़ा गया था। उससे पूछताछ में एक षड्यंत्र का पता चला। खुफिया विभाग को पता था कि खतरा मंडरा रहा है, फिर भी 30 जनवरी को गांधी जी के पास कोई एडिशनल सिक्योरिटी नहीं थी। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान भी लें कि गोडसे के सारे आरोप सही थे, तब भी उसकी सोच में एक ऐसी बुनियादी कमजोरी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कि गांधी को मारने से क्या बदला? क्या पाकिस्तान दोबारा भारत से जुड़ गया, या 55 करोड़ रुपए वापस आ गए, या दंगों में जो हिंदुओं की जान गई वो दोबारा जिंदा हो गए? गोडसे ने एक इंसान को तो मार दिया, लेकिन उसके विचारों को नहीं मार पाया, और नतीजा यह हुआ कि गांधी मरने के बाद और बड़े हो गए। मार्टिन लूथर किंग ने उन्हें अपना आदर्श माना, और पूरी दुनिया में आज गांधी के कई स्टैचू आपको मिल जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ गोडसे का नाम एक हत्यारे और देश के पहले आतंकवादी के रूप में दर्ज हो गया। यही है उसकी सबसे बड़ी हार। उसने सोचा था कि वो इतिहास बदलेगा, लेकिन उसने शहीदों की लिस्ट में सिर्फ एक नाम और बढ़ा दिया। 2026 में आज भी गोडसे को देशभक्त कहने वाले लोग उसकी मूर्ति लगाने की मांग उठाते हैं। उसका अदालती बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और इसकी वजह है उसने जो सवाल उठाए थे, विभाजन का दर्द, हिंदुओं की सुरक्षा, राजनीतिक तुष्टीकरण, वो सवाल आज भी लोगों को गहरी जगह छू जाते हैं। ये सवाल असली हैं, इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। सवाल सही होना और जवाब सही होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। गोडसे के कुछ सवाल लेजिटिमेट थे, लेकिन उसका जवाब एक निहत्थे बूढ़े पर गोली मारना ना तार्किक था, ना नैतिक, और ना ही प्रभावशाली। जो लोग उसे आज नायक बनाते हैं वो दरअसल उसके सवालों को नहीं, उसके जवाब को सही ठहरा रहे हैं, और ये सबसे खतरनाक बात है। 30 जनवरी 1948 को जो 3 गोलियां चली, उन्होंने एक इंसान को खत्म किया, लेकिन जो सवाल उन गोलियों के पीछे थे वो आज भी जिंदा हैं। उन सवालों से डरने की जरूरत नहीं है, इन्हें सामने रखिए तथ्यों के साथ, ठंडे दिमाग से, क्योंकि जो सवालों से डरता है वो गोडसे जैसे जवाब ढूंढता है, और जो सवालों से लड़ता है वो गांधी जैसा रास्ता बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।